यस बेटा जी देखो to be continue. F1 plus F2, these are what external forces. F1 is the external force on particle number 1 and F2 was the external force on particle number 2. Whereas F12 and F1, yes, F12 plus F21, these are internal forces, okay? So therefore, you can say according to third law of motion, according to third law of motion, F12 is equal to minus F21. They are equal in magnitude and opposite in direction, and hence they will cancel the effect or they will balance each other. So therefore F12 plus F21 जो है, ठीक है, कितना आ गया आपके पास? F12 is equal to minus F21 according to third law. लेकिन अगर F21 को ही ले आए लेफ्ट हैंड साइड तो आपके पास बच जाएगा therefore F12 plus F21 is equal to 0. So putting the value of F12 plus F21 here 0. So we get F1 plus F2 is equal to d over dt of, ये जो बेटे आगे इक्वेशन है m1 v1 plus d over dt of m2 v2, इन दोनों में से मैं d over dt कॉमन ले लूंगा of m1 v1 plus m2 v2. Okay, and this force F1 and F2 I am writing it total force F. Okay, total external force, where F is total external force on this. So therefore देखो बेटा आगे इधर, therefore ये आ गया आपके let this equation number 1, where capital F is the total external force, where capital F is what? Total external force. Okay, so therefore this equation 1 I am writing here. Okay, so therefore capital F is equal to d over dt of m1 v1 plus m2 v2. ओके बेटा जी, दिख रहा है आपको? यस स्टूडेंट्स? यस सर। नो सर वो क्लियर नहीं है। हाँ क्लियर कैसे करूँ इसको? अब एक मिनट बेटा, एक मिनट, लैपटॉप मेरे को थोड़ा सा इधर करना पड़ेगा। लाइट ऑफ करो, कौन लाइट ऑफ कर? आप दिखा बेटा थोड़ा। यस सर। ओके, यस सर। कोई आ गया? ओके, so therefore you can say it is equal to d over dt of m1. अब बेटे v1 क्या होता है? देखो लिखा मैंने, v1 is equal to, ओके, that is equal to d over dt of r1. v1 की जगह आएगा d over dt of r1 plus m2 as it is, और v2 की जगह क्या आ जाएगा? बोलो शाबाश, d over dt of r2 vector. Okay, r2 vector. So therefore now m1 को बेटे अंदर मल्टीप्लाई कर दो, m2 को भी अंदर मल्टीप्लाई कर दो, नेक्स्ट स्टेप में therefore d over dt of m1 r1 vector plus d over dt of m2 r2 vector. ओके जी, अब बेटे d over dt जो है दोनों का कॉमन निकाल लो, उसमें आ गया आपके पास कितना? d over dt of d over dt, a d over dt and this d over dt. ओके, जो m1 r1 m2 r2 के साथ कॉमन ले लिया, is equal to what? That is equal to m1 r1 plus m2 r2. ओके बेटा जी, अब बेटे अब ये जो d over dt है इसको भी बाहर ले आऊंगा, तो एक d ऑलरेडी पहले है, d और आगे तो क्या आ गया? दैट इज इक्वल टू d स्क्वायर ओवर dt स्क्वायर, d स्क्वायर ओवर dt स्क्वायर ऑफ व्हाट? m1 r1 वेक्टर प्लस m2 r2 वेक्टर. ओके बेटा जी, नाउ
मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग राइट हैंड साइड विद m1 प्लस m2, ये आ गया बेटा मेरे पास m1 प्लस m2 मल्टीप्लाई d ओवर dt d स्क्वायर ओवर dt स्क्वायर ऑफ m1 r1 वेक्टर प्लस m2 r2 वेक्टर डिवाइडेड बाई मल्टीप्लाई तो यहाँ कर दिया, डिवाइड में यहाँ कर रहा हूँ, एनी प्रॉब्लम? m1 प्लस m2, दिस इज बेटे f कैपिटल F, ओके, नीचे ला रहेगा। तो व्हाट इज दिस बेटे, देखो m1 प्लस m1 r1 प्लस m2 r2 अपॉन m1 प्लस m2, बोलो बेटा कहाँ कल उस दिन लिखा था मैंने, दैट इज द व्हाट, दैट इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास, दैट इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास, ओके। सो देयरफॉर f is equal to what, m1 plus m2 into d square over dt square of mcm। देखो उस दिन मैंने कैसे लिखी थी, मैं यहाँ पे दोबारा लिख रहा हूँ, ये आया था ना मेरे पास, कितना आया था, m1 r1 वेक्टर प्लस m2 r2 वेक्टर इज इक्वल टू, ये तो तब आया था अगर मैं दोनों बॉडीज को ऐसे अकेले अकेले उठाता हूँ, ओके। लेकिन अगर दोनों को सेंटर ऑफ मास उठाता हूँ तो कितना आया मेरे पास, m1 प्लस m2 into rcm वेक्टर, ये जो r वेक्टर है दैट इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास। तो देयरफॉर कितना आ गया बेटा हमारे पास, rcm इज इक्वल टू m1 r1 प्लस m2 r2, और m1 प्लस m2 नीचे ले आओ तो डिनोमिनेटर में आ जाएगा। सो ये आ गया मेरे पास यहाँ पे f इज इक्वल टू व्हाट, f इज इक्वल टू m1 प्लस m2 एंड व्हाट इज दिस m1 r1 प्लस m2 r2 अपॉन m1 प्लस m2, that is the position vector of center of mass, position vector of center of mass, okay। So according to, we know this equation number 2, we know according to second law of motion force is equal to mass into acceleration, बड़े ध्यान से देखना बेटा इसको, के और it is equal to what, m into dv over dt, okay, और it is equal to m into d over dt, और v की जगह बेटे मैं दोबारा लिख रहा हूँ dr over dt, एनी प्रॉब्लम? No, sir. अब बेटे मैं d को दोबारा कॉमन कर रहा हूँ बाहर, इसको तो कितना आ गया, इक्वल टू m into d स्क्वायर ओवर dt स्क्वायर ऑफ r, ये आ गई फॉर्म बेटे ना, जो f इक्वल टू m है उसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, मास into d square over dt square of position vector। तो ये याद इक्वेशन नंबर 2 को और इस इक्वेशन को मैं अगर क्या करूं, बोलो शाबाश, अगर कंपेयर करें इक्वेशन नंबर 2 जो अभी है मेरे पास, f इक्वल टू m1 प्लस m2, ये तो आ गया दोनों को मिला के मास m के बराबर, d स्क्वायर ओवर dt स्क्वायर, सॉरी d स्क्वायर ओवर dt स्क्वायर तो एज इट इज ही है, यहाँ पे जो rcm कैपिटल है दैट इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास, और यहाँ पे जो r है वो अकेले पार्टिकल का, ओके। ये जो इक्वेशन f इक्वल टू m a है वो सिंगल पार्टिकल के लिए है, और ये जो ऊपर वाली इक्वेशन है दो पार्टिकल के सिस्टम के लिए जिनका सेंटर ऑफ मास का पोजीशन वेक्टर क्या है, rcm। तो ये जो इक्वेशन नंबर 2 है बेटे, ये बता क्या रही है, बोलो शाबाश, जब भी हम किसी बॉडी के ऊपर फोर्स लगाते हैं, जब भी हम किसी बॉडी के ऊपर फोर्स लगाते हैं तो वो बॉडी पुश और पुल तभी होगी अगर वो फोर्स उसके सेंटर ऑफ मास पे लगेगी, वो बॉडी क्या होगी, पुश और पुल तभी होगी जब वो फोर्स उसके सेंटर ऑफ मास में लगेगी, ओके। नाउ बेटे स्पेशल केसेस, इफ m1 इज इक्वल टू m2, इफ m1 इज इक्वल टू m2 इज इक्वल टू m, देन इक्वेशन नंबर 2 क्या बन जाएगी बेटा, m प्लस m की जगह बन जाएगा व्हाट, f इज इक्वल टू 2m प्लस m2m d स्क्वायर ओवर dt स्क्वायर और rcm वेक्टर डिवाइडेड बाय क्या आएगा, ओके, ये आ गया 2m, ओके। एंड ये जो बनेगा आपका, ठीक है, पोजीशन वेक्टर ऑफ दिस, ये कितना बन जाएगा बेटा, बोलो शाबाश, mr1 प्लस mr2 डिवाइडेड बाई m प्लस m, तो बन जाएगा आपके पास कितना हो जाएगा, rcm, बोलो शाबाश। अगर दो पार्टिकल इक्वल मास के हैं
तो ये आएगा आपके पास MR1 प्लस MR2 वेक्टर डिवाइडेड बाई M प्लस M। ओके, M प्लस M। सो कितना आ जाएगा बेटा, बोलो शाबाश। M कॉमन ले लो तो आंसर आ गया R1 प्लस R2 डिवाइडेड बाई नीचे क्या आएगा 2M। M से M कैंसिल हो जाएगा। सो देयरफॉर पोजीशन वेक्टर RCM कितना आ जाएगा बेटा जी, बोलो। RCM पोजीशन वेक्टर RCM R1 plus R2 by 2. R1 plus R2 upon 2. RCM is equal to R1 plus R2 upon 2। ओके बेटा जी, R1 RCM is equal to R1 वेक्टर प्लस R2 वेक्टर डिवाइडेड बाई 2, क्योंकि M हमने ऊपर कॉमन ले लिया, नीचे 2M आ गया, M से M कैंसिल हो गया। ओके ओके बेटा जी, मैं इसको दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, देखना पड़ेगा ध्यान से पूरे इस आर्टिकल को। हमारे पास था बेटे सेंटर ऑफ मास ऑफ ए सिस्टम ऑफ टू पार्टिकल्स। ओके, आर्टिकल का नाम है सेंटर ऑफ मास ऑफ ए सिस्टम ऑफ टू पार्टिकल्स। ओके, तो जब हम इन पार्टिकल्स के बीच में जो सिस्टम होता है, जैसे मैंने उस दिन भी आपको बताया था भी मैं हूँ, मेरे जो हेड है वो बॉडी से जुड़ा हुआ है, ए टू जेड जितने भी बॉडी पार्ट्स हैं। तो ऐसा तो कभी होता ही नहीं भी ठीक है मेरे को दर्द हो रही है, मेरी बॉडी ने मेरी बाजू को क्यों खींचा हुआ है, मेरे हेड को खींचा हुआ, दर्द हो रही है, ऐसा नहीं होता। ओके, दीज आर इंटरनल फोर्सेस। So F12 and F21 are the internal forces. This is the force on one due to 2. देखो इसकी डायरेक्शन इधर को है, जो फोर्स बॉडी नंबर 2 ने, पार्टिकल नंबर 2 ने पार्टिकल नंबर 1 के ऊपर लगाई है, अगर देखो मैं फोर्स मान लो गुरप्रीत के ऊपर लगाऊंगा तो फोर्स मेरी साइड को होगी, और जो गुरप्रीत मेरी फोर्स मेरे ऊपर लगाएगा वो उसकी साइड को होगी। ओके, let F1 and F2, these are the two external forces which are respectively acting on particle number 1 and particle number 2. When force is applied on a body, then what happen? Always acceleration is produced, velocity is produced. Okay, if R1 vector and R2 vectors are the position vectors of particle number 1 and 2 respectively, then we know V1 is equal to dR1 upon dt, V2 is equal to dR2 upon dt, और इनका जो मोमेंटम होगा दैट इज इक्वल टू व्हाट m1। जब देखो वेलोसिटी फोर्स लगेगी तो वेलोसिटी में चेंज आएगा, वेलोसिटी में चेंज आएगा तो मोमेंटम पैदा होगा। p1 is equal to m1 v1, p2 is equal to m2 v2। नाउ बेटे देखो जब भी किसी बॉडी के ऊपर फोर्स लगाते हैं किसी सिस्टम के ऊपर, f1 प्लस ये जो फोर्स नंबर 1 है, एक्सटर्नल फोर्स ऑन पार्टिकल नंबर 1 प्लस इंटरनल फोर्स ऑन पार्टिकल नंबर 1, that will change the momentum of particle number 1 d over dt of p1, that is d over dt of m1 v1. Similarly, total force on particle number 2, that is external force f2 plus internal force on 2 due to 1, that will change the position, this momentum of particle number 2, that is d over dt of m2 v2. Okay beta ji, now adding the respective size of both equation we get F1 plus F2। जो एक्सटर्नल फोर्सेस है उनको मैं इकट्ठा कर लिया, इंटरनल फोर्सेस को अगर इकट्ठा कर लिया, F12 plus F21 is equal to d over dt of m1 v1 plus d over dt of m2 v2, where m1 v1 and m2 v2 are p1 and p2 or momenta of body number particle number 1 and particle number 2 respectively। Now according to third law of motion, जैसे अभी हमने कहा ठीक है भाई F1 plus F12 is equal to minus F21, या F12 plus F21 is equal to 0 because they are equal and opposite, they are equal and opposite। ओके बेटा मैम ने ना गूगल फॉर्म सेंड किया है। हाँ यस मैम, किसको करना, मैंने पढ़ा रीड किया प्लीज। Sir, Preet Inder Singh Kundi and Simran Dode. Simran Dode बेटे switch on your camera। Yes, and Preet Inder Kundi बेटे yes, you also switch on your camera। हाँ जी, तो देखो बेटा ओके, सो F12 और F21 को मैं यहाँ से क्या कर रहा हूँ इक्वल टू 0 बिकॉज दे आर बैलेंस्ड फोर्सेस। तो मेरे पास आ गया F1 plus F2 that is their sum is total capital F external force d over dt of m1 v1 plus m2 v2। ओके,
सो ये आया कहाँ से मेरे पास, ओके। तो आरसीएम का तो मैंने बात ऐसा बात का डिस्कस किया हमने। सो उसके बाद आ जाओ बेटा, इधर आ जाओ। उसके बाद हमने क्या किया, ए इक्वेशन लिख दिया अपने ऊपर दोबारा, f इक्वल टू d ओवर dt ऑफ m1 v1 प्लस m2 v2 इज इक्वल टू d ओवर dt। अब वेलोसिटी जो की हमने पहले लिखा हुआ है इक्वल टू dr1 ओवर dt, तो m1 dr1 ओवर dt प्लस m2 dr2 अपॉन dt, ओके। अब बेटे यहां से मैं d dt को कॉमन ले रहा हूं, तो d ओवर dt एज इट इज, ओके। और m को अंदर ले गया तो कितना आ गया, d ओवर dt ऑफ m1 r1 प्लस d ओवर dt को m2 को भी अंदर ले गया m2 r2, ओके। अब इनमें से जो बेटे dt जो है m1 r1 के साथ और d dt ओवर dt m2 r2 के साथ, इसको मैं बाहर ले रहा हूं कॉमन। सो एज यूजुअल d ओवर dt एज इट इज, और इन दोनों का कॉमन ले लिया d ओवर dt ऑफ m1 प्लस r1 प्लस m2 प्लस सॉरी प्लस m2 एंड r2। अब बेटे जो dd m के साथ मोमेंटा के साथ, ठीक है, इनको भी बाहर ले लिया, तो इज इक्वल टू d स्क्वायर ओवर dt स्क्वायर इज इक्वल टू इनटू m1 r1 प्लस m2 r2, ओके। मल्टीप्लाइंग दिस बाय m1, मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग बाय m1 प्लस m2, so I got this। now ये जो बेटा मैंने डिस्कस किया अबाउट दिस इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास, पोजीशन वेक्टर। तो जो भी टोटल फोर्स लगाई वो एक पॉइंट के ऊपर लग रही है जिसका पोजीशन वेक्टर है, और उस पॉइंट को बोलते हैं हम आरसीएम। क्या बोलते हैं इसको, पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ द बॉडीज, ओके। ये पता कैसे चला हमें, बिकॉज़ हमारे पास फॉर्मूला होता है बेटे, क्या होता है, न्यूटन का सेकंड लॉ हुआ, सेकंड लॉ क्या बोलता है, गुरुत्वाकर्षण शाबाश। सेकंड लॉ बोलता है F इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन इज इक्वल टू m इनटू dv ओवर dt, लेकिन v क्या होता है, dr ओवर dt, तो आ गया m इक्वल टू d स्क्वायर ओवर dt स्क्वायर ऑफ r। तो अगर इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर, इसको मैं इसका नाम अगर 3 दे दूं, ओके, इक्वेशन नंबर 2 और 3 को अगर मैं कंपेयर करूं, तो यहाँ पे सिस्टम की मास आ गई, यहाँ पे पार्टिकल की मास आ गई, डी स्क्वायर dt स्क्वायर दोनों जगह है। तो इसका मतलब ए वाली जो पॉइंट है, जो m1 r1 प्लस m2 r2 अपॉन m1 प्लस m2 है, ये एक पॉइंट है जिसका पोजीशन वेक्टर है, उस पोजीशन वेक्टर को बोलते हैं हम, क्या बोलते हैं उसको, बोला बेटा शाबाश, सेंटर ऑफ मास, ओके। जैसे मैंने आपको बेटा 10th क्लास में बताया था, ओके लिसन। मैंने ना कई बार जैसे प्रगुण आ बैठे हो बेटा यहाँ पे, प्रगुण, प्रगुण, No, sir. No, sir, he is not there. प्रगुण बिंद्रा था मैम, और पहले पहले तो था, हाँ ये बेटे, चलो वो भी होगा प्रगुण, चलो। हाँ नाउ बेटे आर्टिकल जो आगे आर्टिकल है, ठीक है, सेंटर ऑफ मास ऑफ ए सिस्टम ऑफ n पार्टिकल्स, दिस वाज फॉर 2 पार्टिकल्स। नाउ मैं इसी को जनरलाइज कर रहा हूं, ओके। दिस इज व्हाट सेंटर ऑफ मास ऑफ ए सिस्टम ऑफ n पार्टिकल्स, ये आपने खुद करना, ओके। लिसन, यहाँ पे डायग्राम को चेंज करेंगे हम थोड़ा सा, ओके, डायग्राम को चेंज करेंगे, बाकी कुछ भी चेंज नहीं करेंगे हम, यस। Let me take, this is a body which is composed of, this is particle number 1 of mass m1. Let the position vector of this from here is what, r1. Position vector is what, r1. Let this is a particle number 2 of mass m2. Let the position vector is what, r2. Let here is particle number 3. आप जहां मर्जी ले लो, जरूरी नहीं वैसे लेना जैसे मैंने लिया, ओके। Let the position vector of this is what, r3. That here is particle number n of mass mn, whose position vector is rn. Bas, enough, okay। And this particle number 3 of mass m3, okay बेटा जी, बस आ गया। बाबा ने ऐसे लिखना, ओके, p1 is equal to dr1 over dt, ओके। और इसके पहले आपने लिखना बेटे, let f1 comma capital F2 comma dash dash comma Fn are the external forces acting on particles 1, 2, 3 and n respectively. Capital F1 जैसे यहाँ पे
F1 और F2 दो ही थे, वहां पे आपने लेना F1 F2 डैश डैश Fn are the external forces acting on the n particles. If F12 F21 डैश डैश Fn नहीं होगा, ऐसा नहीं होता कोई, ठीक है कोई अपनी टांगे उठा के खुद ही चल रहा हो, मैं अपने ऊपर फोर्स नहीं लगा सकता इंटरनल फोर्स, ओके, तो मेरी दूसरे के ऊपर होगी, दूसरे के तीसरे ऊपर होगी, ओके। लेकिन जो इंटरनल फोर्सेज है उनके बारे में सिंपल लिखना है, एज दी इंटरनल फोर्सेज आर बैलेंस्ड फोर्सेज so therefore their magnitude is 0, ओके। और V1 is equal to dr1 over dt, similarly V2 is equal to dr2 over dt dash dash Vn is equal to drn vector upon dt. If P1 is equal to M1 V1, P2 is equal to M2 V2, dash dash Pn is equal to Mn Vn, then F1 plus F internal लिखना है यहाँ पे ना, F internal F1 डैश डैश F1 के बाद जो अगर मान लो 100 पार्टिकल है तो जो 100th पार्टिकल होगा उसके ऊपर पार्टिकल नंबर में भी इंटरनल फोर्स लगाई होगी, 2 ने भी 3 ने भी, ऑल द 99 पार्टिकल्स उसके ऊपर फोर्स लगाई होगी, तो वो मेंशन कैसे करेंगे अभी, नो, तो आप लिखना फोर्स ऑन वन, आगे लिखना INT इंटरनल प्लस dp is equal to dp1 upon dt plus is equal to d over dt of m1 v1. Similarly, f2 plus f2 internal is equal to d over dt of p2 is equal to d over dt of m2 v2 dash 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 fn plus fn internal is equal to d over dt of pn is equal to d over dt of mn vn. ओके बेटा जी, और फिर ऑल दी एन इक्वेशंस को आपने रिस्पेक्टिव साइड्स को ऐड कर देना, ये जो f1 इंटरनल होगी वो 0 हो जाएगी, f1 plus f2 plus dash dash plus fn is equal to d over dt of m1 v1 plus m2 v2 m d over dt of m2 v2 plus dash dash d over dt of mn vn. आपने dash dash करके n से टर्म जोड़नी बस, ओके। सिमिलरली अकॉर्डिंग टू थर्ड लॉ जो इंटरनल फोर्सेज होगी उनको आपने 0 कर देना, तो आपके पास आएगा F1 plus F2 plus dash dash plus Fn, F1 plus F2 plus dash dash plus Fn is equal to F external force total is equal to d over dt of m1 v1 plus m2 v2 plus dash dash plus Fn, oh sorry mn vn। तो ऊपर आ जाओ बेटे फिर यहाँ पे दोबारा, और यहीं पे दोबारा कर लेंगे ना इसको, आप एन से टर्म जोड़नी है आगे, यस हाँ, तो ओके बेटे, और फिर आपके पास आएगा f इक्वल टू m1 प्लस m2 प्लस डैश डैश mn d स्क्वायर ओवर dt स्क्वायर ऑफ rcm। अब ये जो rcm आएगा वो भी कितना आएगा, m1 r1 प्लस m2 r2 प्लस डैश डैश mn rn डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 प्लस डैश डैश mn, ओके। और फिर इस इक्वेशन को आपने F इक्वल टू एम में सेकंड लॉ की इक्वेशन से कंपेयर करना, तो बॉडी चाहे 2 पार्टिकल का सिस्टम है चाहे बॉडी हो n पार्टिकल का सिस्टम है, ओके। व्हेनेवर यू अप्लाई फोर्स, आपके सामने टेबल पड़ा होगा, टेबल को आप एक कोने से खींचो तो वो घूम जाएगा, जब आपकी जो फोर्स है वो टेबल के सेंटर ऑफ मास और आपका सेंटर ऑफ मास जब दोनों एक लाइन में नहीं आएगा तब तक आप बॉडी को आप पुश और पुल नहीं कर सकते। ये मैंने 10th क्लास में करवाया ना बेटा आपको, यस 10th ग्रीन, राघव जोशी, यस सर, करवाया था ना मैंने, ऐसे मतलब अगर एक बच्चे को ऐसे करें उसको खींचे तो घूम जाता है, और जब दोनों बच्चे फिर बिल्कुल सामने आ जाते हैं, दोनों का सेंटर ऑफ मास एक लाइन में आता है, फिर आप चाहे पुश करो चाहे उसको पुल करो, है ना, वो पुश भी पूरा होगा वो पुल भी पूरा होगा, ओके। तो उस टाइम क्या होता है, ऐसा लगता है सारा का सारा जो मास है उस बॉडी का जिसको हम और मैं पुल और पुश कर रहा हूँ, उस बॉडी की एक पॉइंट के ऊपर कॉन्सेंट्रेट है, जिसका पोजीशन वेक्टर कितना है RCM, ओके, जिसको बोलते हैं हम पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास, पोजीशन वेक्टर ऑफ व्हाट, सेंटर ऑफ मास। कर लेंगे ना बेटा इसको, बुक में थोड़ा औखा सा दे रखा है इंटीग्रेशन वगैरह करके, ठीक है, आपने वो नहीं करना, आपने इसको करना, ठीक है। राइट डाउन बेटे सिग्निफिकेंस ऑफ सेंटर ऑफ मास, सिग्निफिकेंस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 1 मार्क का क्वेश्चन आ जाता है, सिग्निफिकेंस ऑफ सेंटर ऑफ मास।
Significance of center of mass, write down. It is easy to deal with the motion. It is easy to deal with the motion, comma, momentum, motion, comma, momentum, motion, comma, momentum, and energy in terms of center of mass, in terms of center of mass of the system, rather than the individual particles, rather than the individual particles, rather than the individual particles. बेटे आपकी एनसीईआरटी की बुक खोलो, उसमें दिया आपका एग्जांपल दिया हुआ है. Find the center of mass of a 3 particle system. Find the center of mass of a 3 particle system. Three-particle system lying at the vertices of an equilateral triangle. The masses of the particles are 100 gram, 150 gram, and 200 gram respectively. Each side of the equilateral triangle is what? 0.5 meter long. Okay. कर लेंगे बेटा इसको आप. Yes, friends. देखो बेटा, देखो कुछ नहीं चीज है. देखो ए है दिया है ना, ये आपके पास कोऑर्डिनेट सिस्टम है. ओके, दिस इज एक्स एक्सिस, हियर इज योर व्हाट वाई एक्सिस, एंड दिस वन इज जेड एक्सिस. जेड की लोड नहीं है. ओके, वो एक्स वाई प्लेन में पड़ा हुआ है. लेट दिस इज द सिस्टम. ए है इक्विलेटरल ट्रायंगल बेटा. ओके, here O is the origin. Let this point is A and this point is B. O, A, B are the vertices. So one of the particle of mass m1, that is 100 gram, is lying at point O. Other particle of mass m2, that is kitna 150 gram, that is lying here. And the third point or third particle of mass 200 is lying here. उसकी मास है m3. ओके, और बेटे जो साइड दे रखी है इसकी कितनी दे रखी है बोलो शाबाश? 0.5 मीटर. ओके, हाँ 0.5 मीटर. तो इसके सेंटर में आएगा 0.25 है ना. इसका डिस्टेंस है. इसके कोऑर्डिनेट क्या आएंगे बेटा बोलो शाबाश? इसके कोऑर्डिनेट आएंगे 0.5. एक्स एक्सिस के लॉन्ग 0.5 और वाई के लॉन्ग कितना है 0. और इसके कोऑर्डिनेट कितने आएंगे 0 0. और इसके कोऑर्डिनेट कितने आएंगे बेटा एक्स एक्सिस के लॉन्ग तो कितना है बड़ा पार्टिकल? इसका कोऑर्डिनेट बोलो शाबाश 0.25. और देखो इस राइट एंगल ट्रायंगल से ODB, इससे हम पाइथागोरस थ्योरम से निकाल लेंगे ये डिस्टेंस है ना. यस सर. 0.25 आ गया. और ये कितना आ गया ये बोलो शाबाश? ए सॉरी, ए आएगा आपके पास कितना 0.5. ये तो दे रखा है 0.5 और ये कितना आ गया 0.25. तो पाइथागोरस थ्योरम से परपेंडिकुलर आ जाएगा आपके पास. ओके, और परपेंडिकुलर आएगा आपके पास 0.25. ये आ जाएगा आपके पास 0.25 √3 मीटर. ये जो डिस्टेंस आएगा. ओके, तो इसके कोऑर्डिनेट्स आ गए कितने 0.25 √3. ओके, तो देखो बेटा अब लिसन, मेरी बात सुनो बड़े ध्यान से देखना. इधर इधर देख लो. सेंटर ऑफ मास बॉडी का वो पॉइंट होता है जिसके अलावा हम बॉडी को घुमा सकते हैं. ओके, ये देखो ये जो मोबाइल है दिख रहा है आपको? मोबाइल दिख रहा है?
Yes, sir. Yes, sir. हाँ बेटे ये Yes, देखो, sir. अगर मान ले ये एक्स एक्सिस है इसकी ना, ये एक्स एक्सिस है, तो एक्स एक्सिस के लॉन्ग ऐसे घूमेगा ऐसे ना, तो देखो इसका एक सेंटर ऑफ मास होगा एक्स एक्सिस के लॉन्ग आएगा, और अगर ये ऊपर को क्या है बाई एक्सिस है, तो बाई एक्सिस के लॉन्ग ये ऐसे घूमेगा ना, तो समझ गए? देखो एक्स एक्सिस के लॉन्ग तो ऐसे घूम रहा है ऐसे, वो एक्स एक्सिस के पैरेलल, ओके, और बाई के अलाउंग कैसे घूमेगा sir. ऐसे, ओके, तो देयरफॉर इट्स सेंटर ऑफ मास अलोंग एक्स एक्सिस में कितना आएगा, उसको लिख देंगे हम एक्स सी एम इज इक्वल टू व्हाट m1 r1, ओके, सॉरी m1 x1 प्लस m2 x2 प्लस m3 x3। Excuse me, sir. जी बेटा, Sir, screen ऊपर कर दो. ओके 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 यार बता दिया करो, है ना, शर्म नहीं किया करो थोड़ा। तो बेटे एक्स एक्सिस के अलावा इसका सेंटर ऑफ मास कितना आएगा, सेंटर ऑफ मास की केस ना भी हमने देखी, जब दो पार्टिकल थे तो सेंटर ऑफ मास क्या था m1 r1 प्लस m2 r2, लेकिन यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ m1 x1, x1 क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि इसका डिस्टेंस हमने x के अलावा लेना, ओके, m2 x2 प्लस m3 x3 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 प्लस m3। तो देखो बेटा कितना आएगा, m1 कितना है 100, या हमने इसको किलोग्राम में कन्वर्ट करने की लोड नहीं है, डिस्टेंस उसने मीटर में दे रखा है और एक ग्राम में, लोड क्यों नहीं है, क्योंकि देखो ऊपर भी मास है नीचे भी मास है, मास से मास का यूनिट कैंसिल हो जाएगा, तो आप किलोग्राम में कन्वर्ट करो, टाइम नहीं वेस्ट करना, ओके, चाहे ना करो। तो आएगा बेटा इसका मास कितना, फर्स्ट वाले का मास 100, और x1 की वैल्यू कितनी है, इसका कोऑर्डिनेट अलोंग x एक्सिस 0, 0. प्लस m2 कितना है 150, और x एक्सिस के अलोंग इसका कोऑर्डिनेट कितना है 0.5, प्लस m3 इक्वल टू व्हाट 200, और इसका कोऑर्डिनेट कितना है अलोंग x एक्सिस, बेटे x एक्सिस 0.25 डिवाइडेड बाय कितना आएगा 100 प्लस 150 प्लस 200, 100 plus ओके, 450 100 तो कैंसिल हो गया क्योंकि जीरो से मल्टीप्लाई है, ओके। सो बेटा ये आ जाएगा आपके पास टोटल करके, मैं वैसे लिख रहा हूँ उसको, ये आ जाएगा आपके पास 5/18 मीटर, देख लो ऊपर भी ग्राम था नीचे भी ग्राम, तो ये आ जाएगा, एक वो आएगा एक्स हमें आएगा ग्राम मीटर में, है ना, ऊपर ग्राम मीटर में नीचे ग्राम, तो ग्राम से ग्राम कैंसिल हो जाएगा, आपका मीटर अकेला बच जाएगा, ओके। अब अगर आप सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना चाहते हैं, सॉरी ये तो ऑलरेडी सेंटीमीटर में, ओके, तो ये आ गया आपके पास 5/18 मीटर। सिमिलरली बेटे व्हाट विल बी द सेंटर ऑफ मास अलोंग बाई एक्सिस, मैं लिखूंगा m1y1 प्लस m2y2 प्लस m3y3 डिवाइडेड बाई, बोलो m1 प्लस m2 प्लस m3, तो ये कितना आ गया बेटा, बोलो शाबाश, m1 इज व्हाट 100, और क्योंकि ओरिजिन के ऊपर है इसका कोऑर्डिनेट भी कितना है 0, प्लस m2 कितना बेटा, m2 कितना है 150, और उसका कोऑर्डिनेट बाई एक्सिस के अलोंग कितना है 0, प्लस m3 कितना बेटा 200, और बाई एक्सिस के अलोंग उसका कोऑर्डिनेट कितना है 0.25√3, ओके, डिवाइडेड बाई 100 प्लस 150 प्लस 200, ये दो टर्म में तो जीरो हो गई है ना, तो ये आ जाएगा बेटे आपके पास 1/3√3 मीटर, ओके। तो कोऑर्डिनेट्स जो आएंगे, जो सेंटर ऑफ, लिसन 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 बेटा, अगर मान लो इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ पे है, दिस इज, अगर इसका सेंटर ऑफ मास है, तो सेंटर ऑफ मास के जो कोऑर्डिनेट आएंगे वो क्या आएंगे, एक्स एक्सिस के लॉन्ग इतना है सेंटर ऑफ मास, और वाई एक्सिस के लॉन्ग इतना है, ओके। तो therefore the coordinates of center of mass, coordinates of center of mass लिखो इसको what are, cm के coordinates कितने आ गए बोलो शाबाश, that is equal to 5/18 मीटर, 1/3√3, मतलब इस जो ट्राइंगल है इक्विलेटरल है, इसका जो सेंटर ऑफ मास है 5/18 मीटर अलोंग एक्स एक्सिस है, और 1/3√3 अलोंग वाई एक्सिस,
सेंटर ऑफ मास तो एक ही होगा। ओके ओके बेटा जी। देखो मैं फिर बता रहा हूं, अगर ये देखो ये एक्सिस है, ए जो एक्सिस है वो इसके एक सेंटर ऑफ मास से जाती है, तो ये कौन सी एक्सिस है बोलो? y हाँ, तो देखो आगे ऐसे ऐसे घूमेगा तो इसको बोलेंगे रोटेशन अबाउट बाय एक्सिस। तो आएगा इसका सेंटर ऑफ मास कितना, ए आ गया 1/3√3। और ये कौन सी एक्सिस है, ये x axis तो अगर इसी एक्स एक्सिस को मैं इसके सेंटर ऑफ मास में से जोड़ूं तो ऐसे घूमेगा फिर ऐसे, है ना? तो देखो दोनों मोशन में, एक मोशन ए है दूसरी मोशन ए में फर्क है ना? yes sir तो इसको बोलेंगे रोटेशन अबाउट एक्स एक्सिस। आपके घर के ऊपर, छत के ऊपर देखो, आपके सिर के ऊपर जो फैन घूम रहा है, अगर आप उसकी जो रॉड है उसको आप एक्स एक्सिस माने तो इसका मतलब आपका फैन एक्स एक्सिस के लॉन्ग घूम रहा है, वाई और जेड जो स्टेबल है। ओके, लेकिन अगर कोई बच्चा उस फैन को धक्का दे दे तो वो एक्स के अलावा तो घूम ही रहा होगा, लेकिन वाई और उसमें भी डर लगेगा आपको नीचे ना आ जाए ना। अभी घूमता घूमता फैन अगर मान लो अभी अर्थक्वेक आ जाए तो घूमता घूमता फैन ऐसे करेगा, उसका एक्स तो चेंज होगा, वाई जेड सारे चेंज होंगे ना। yes sir हाँ बेटा, मैम ने गूगल फॉर्म शेयर किया, देखना बोला। yes sir हाँ Yes, बेटे sir. करो उसको कर दिया फिर फिल्म करो, Yes, फिल्म कर दिया। कर दिया आपने? कर दिया सर कर दिया? yes sir ओके, अब बेटा 1 मिनट बचा मेरे ख्याल से, less than 1 मिनट। अच्छा लिसन, आपने ना एक आर्टिकल और है, फाइंड द सेंटर ऑफ मास ऑफ ए ट्रायंगल लैमिना। लैमिना मैंने बता दिया था आपका ना, एनी अनरिकॉग्नाइज्ड शेप को Yes, sir. हम लैमिना बोलते हैं। हम हर एक शेप को लैमिना बोल देते हैं ना, जो जिनको हम पहचानते हैं उनको हम बोल देते हैं रिकॉग्नाइज्ड ज्योमेट्रिकल शेप्स, और जिनको हमें पता लगता है हम कह देते हैं लैमिना ना। और थर्ड वन, फाइंड द सेंटर ऑफ मास ऑफ ए यूनिफॉर्म एल शेप लैमिना। ओके, अ थिन मेटल प्लेट है वो विद डायमेंशंस एज शोन इन फिगर। ये आपने इसको करने की कोशिश करना, ओके, हो जाएगा वेल एंड गुड, अदरवाइज मैं कहूंगा ओके।